अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल साइंस एम्पोरियम। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में जो जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें है, सबसे पहले हम रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि रिलेटिविटी क्या चीज़ है। ठीक है, फिर हम गैलीलियन थ्योरी का प्रिंसिपल देखेंगे कि गैलीलियन थ्योरी बेसिकली हमें कहती क्या है। फिर हम गैलीलियन स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, और फिर हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। एट द एंड आई विल समराइज ऑल ऑफ दिस। सो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन टू रिलेटिविटी। सबसे पहले हम नज़रसानी करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर। हम जानते हैं हमारी डेली ऑब्जर्वेशंस जो है वो सारी न्यूटोनियन मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करती है जिनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम हो। ठीक है, यानी कि स्लो मूविंग बॉडीज़ को न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन करती है, उनके मोशन को। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारे पास स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने लग जाती है तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स वहाँ पे जाके फेल हो जाती है। तो ऐसे केस में हमें एक नए कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि रिलेटिविटी की शक्ल में हमारे सामने आती है। ठीक है, जो कि आइंस्टाइन ने प्रेजेंट की थी। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंटली हम न्यूटोनियन थ्योरी ने जो चीज़ें हमें प्रेडिक्ट करके दी हैं उनको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे करें कि हम कोई चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन ले लें और उनको हम हाई स्पीड्स पे एक्सेलरेट करवाना चाहते हैं तो हम उनको लार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे केस में हम लार्ज स्पीड जो है वो अचीव कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि वो स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं करेगी। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देते हैं हम न्यूटन प्रेडिक्शंस को। बाय दिस एग्जांपल, सपोज कि आपने इलेक्ट्रॉन को जो है 0.99 सी तक एक्सेलरेट करवाना है, तो आप ये कैसे करेंगे? आप इसको मिलियन ऑफ वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे, तभी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्पीड तक क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं बाय अ फैक्टर ऑफ 4, तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 4 टाइम्स ग्रेटर होगी और उसकी जो स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी, यानी कि वो 1.98 सी हो जाएगी। ठीक है, 0.99 सी प्लस 0.99 सी इज 1.98 सी। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज़ को आप कैसे प्रूव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होंगी? अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाए तो आपके पास यहाँ पे आप v को ले लें 4v के इक्वल। ठीक है, आपके पास v हो जाएगा 4v की इक्वल। तो आप यहाँ पे काइनेटिक यहाँ v की जगह आप 4v पुट करें, आपके पास ये हो जाएगा q 4v, राइट। तो अब यहाँ से आप जो ये 4 है इसको साइड पे कर दें। क्यू भी आपके पास किस चीज़ की इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी की। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी टू 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी। सही हो गया। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होती है जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस बाय फैक्टर ऑफ 4 आप इंक्रीज करते हैं। इसी तरह आप देखिए, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से मैंने ये निकाला है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपके पास v जो है वो 2 की इक्वल हो जाता है तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो आपका पोटेंशियल जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? डबल होगी। ठीक है, फिर एक्सपेरिमेंट शो करता है कि हाउ एवर द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज द स्पीड ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ये मैंने आपको इनिशियली भी बात कर दी कि आप स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकते। चाहे आपने जितना भी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया हो, आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट तक अप्रोच नहीं कर सकता, उसकी स्पीड उधर तक अप्रोच नहीं कर सकती। ठीक है, इसके लिए अब हमें एक न्यू कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है एंड दैट इज relativity। ठीक है, सो इन 1905 एट द एज ऑफ ओनली 26 आइंस्टाइन पब्लिश्ड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, हमारे पास 26 ईयर्स ओल्ड आइंस्टाइन ने जो है 1905 में हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस करवाई थी। अच्छा, इस थ्योरी के रिगार्डिंग आइंस्टाइन ने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि the relativity theory arose from necessity, from serious and deep contradictions in the old theory from which there seemed no escape. The strength of the new theory lies in the consistency and simplicity with which it solves all these difficulties. ठीक है, तो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसीलिए आई है निकल के सामने क्योंकि हमारी जो पिछली थ्योरीज हैं जिनमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही ऑफ कोर्स शामिल है मेनली। ठीक है, उनमें बहुत सारी कंट्रोडिक्शंस थी जिनको हम ऐसे प्रूव नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें एक न्यू थ्योरी की रिक्वायरमेंट थी एंड दैट थ्योरी इज रिलेटिविटी। तो इस थ्योरी के ज़रिए जो आइंस्टाइन ने हमें प्रेजेंट की है रिलेटिविटी थ्योरी, इसकी हेल्प से हम उन रेंज ऑफ स्पीड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं जो कि 0 से
अप्रोच करते हैं टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी ज़ीरो से स्टार्ट होती है जिसकी लिमिट, मिनिमम लिमिट जो है वो ज़ीरो है और मैक्सिमम अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे पास स्पीड्स लो हो जाती हैं, ठीक है, कम स्पीड्स हो जाती हैं, तो अगेन ये जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी टू द न्यूटोनियन मैकेनिक्स एज अ लिमिटिंग सिचुएशन, ठीक है। तो इस चीज़ से जब आप रिलेटिविटी की थ्योरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ऐसी स्पीड्स को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती हैं। अच्छा, तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमारे पास आइंस्टाइन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के ऊपर काम कर रहा था जब उसने जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप किया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है आइंस्टाइन ने इस चीज़ पे भी वो कन्विंस था कि जो मैक्सवेल्स की इक्वेशंस हैं वो करेक्ट हैं, और साथ में उसने ये अजम्पशन दी थी कि जो स्पेस एंड टाइम है वो हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले आप देखेंगे कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये तो एब्सोल्यूट है, फिर लेटर ऑन वो कहते हैं कि नहीं, जब रिलेटिविटी थ्योरी आती है तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो रिलेटिव है, ठीक है। और कैसे रिलेटिव है, किन कंसिक्वेंसेस के ऊपर बेस्ड हमने ये कहा है कि ये जो है हमारे पास रिलेटिव है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। सो हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है कि इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास जीपीएस सिस्टम है, ठीक है, जो मॉडर्न ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूनिट्स हैं, उनमें भी हमारे पास आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। सो दीज डिवाइसेस डू नॉट वर्क, ये जो हमारे पास जीपीएस सिस्टम है और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की डिजाइनिंग का सिस्टम है, ठीक है, ये सारा कुछ जो है हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा अगर ये हमारे पास नॉन रिलेटिविस्टिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग्स में हो, ठीक है। अब आते हैं हम द प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन थ्योरी की तरफ। तो हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन रिलेटिविटी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। सबसे पहली वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको फिर से थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हमारे पास क्या होते हैं और कितने टाइप्स के हैं। तो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मौजूद है तो उसमें आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। जबकि अगर आपके पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसमें आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी, इवन दो आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की हो, ठीक है। इसकी मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशन वगैरह सब कुछ करवाई हुई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, ठीक है। तो एनी फ्रेम मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम मस्ट आल्सो बी एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपके पास एक्सेलरेशन जीरो है, यानी कि आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी जो है वो मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। दो केसेस में आपके पास एक बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो होगी, एक तो ये कि या तो आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट पर हो, दूसरी ये है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो, ठीक है। तो दोनों केसेस में आपके पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम होगा, चाहे बॉडी में जीरो एक्सेलरेशन हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो। तो ये आप याद रखें एमसीक्यूज वगैरह के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो देर इज नो एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो चूंकि हमारे पास कोई एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स हमारे पास आइडेंटिकल होंगे टू द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड इन अ स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसी चीज़ की बेसिस पे हमें गैलीलियो ने अपना प्रिंसिपल प्रेजेंट किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स मस्ट बी द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि हमारे पास जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होंगे उन सब में हमारे पास लॉज ऑफ मैकेनिक्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा ये है कि गैलीलियो ने जो ये अपना प्रिंसिपल दिया था ये उसने क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर बेस्ड दिया था, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स का सारा कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब इस प्रिंसिपल को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अब एक ऐसी ऑब्जर्वेशन करेंगे जो हमें लॉज ऑफ मैकेनिक्स डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स में एक जैसे दिखाएंगे। मिसाल के तौर पर आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें, दैट इज़ अ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे कि आप फिगर में एक पैसेंजर को ट्रक में खड़ा देख सकते हैं। ये पैसेंजर बाल अपवर्ड थ्रो करता है, तो बाल एक वर्टिकल पाथ फॉलो करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई पर्सन अर्थ पे खड़े होके दैट इज़ रेस्ट स्टेट में बाल को अपवर्ड थ्रो करे और वर्टिकल पाथ फॉलो करे। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि यहाँ पे हम एयर इफेक्ट्स को निग्लेक्ट कर रहे हैं। अब ऑब्जर्वेशंस ये आती हैं कि यहाँ लॉज ऑफ मैकेनिक्स ओबे हो रही हैं, दैट इज लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन आर ओबेड।
whether the truck is at rest or uniform motion. अब आप सपोज करें कि ये ट्रक वाला फ्रेम आपका एस फ्रेम था, और अब एक पर्सन बाल के पाथ को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम सम अदर फ्रेम से एस डैश फ्रेम। तो फिर क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है? एज यू कैन सी इन फिगर बी, ऐसे केस में एस डैश फ्रेम से ऑब्जर्वर बाल की पाथ को पैराबोलिक ऑब्जर्व करता है। अब यहाँ जब डिफरेंट फ्रेम्स की रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलते हैं, दैट इज वर्टिकल पाथ एंड द पैराबोलिक पाथ। हेंस द कंक्लूजन इज के फ्रेम्स आर रिलेटिव। नाउ दोनों ऑब्जर्वर्स डिसएग्रीमेंट शो कर रहे हैं कुछ रिजल्ट्स पे, लेकिन स्टिल बोथ आर एग्रीड दैट लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स आर नॉट वायलेटेड। ठीक है, लेट्स टेक अ क्विज हियर विच ऑब्जर्वर सीज द बॉल्स पाथ करेक्ट। So the answer is both observer because we have proved that frames are relative. Now let's work on Galilean space-time transformation equations. Firstly, let's define event. तो event एक ऐसा physical phenomena है that occurs and is then observed by some observer that is at rest in some inertial frame of reference. Here you can see we have used a word in frame. This word has a meaning. जब कभी भी आप in frame word देखेंगे तो आप समझ जाएं कि it means कि हमारा observer rest पे है with respect to our origin। ठीक है, जब कभी भी आप in frame word देखेंगे, in a frame का word सुनेंगे, तो आप समझ जाएं कि आपका observer with respect to origin rest पे है। ठीक है, नाउ इवेंट के टाइम एंड लोकेशन को हम स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट से इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड टी हमारे पास स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं, इनसे हम क्या करेंगे, इवेंट के लोकेशन एंड टाइम को स्पेसिफाई करेंगे। Now by Galilean transformation we transform these coordinates। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे दो फ्रेम्स को कंसिडर करेंगे, एक एस होगा एक एस डैश फ्रेम होगा। एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स को हम एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी कंपेयर टू फ्रेम्स। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, आपके पास एक रेस्ट फ्रेम है रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड एक आपके पास मूविंग फ्रेम है represented by s dash। note that s dash frame is moving with constant velocity। ठीक है, नाउ जब हमारे पास टाइम जो है वो जीरो की इक्वल होता है, दैट इज t इज इक्वल टू जीरो, देन दोनों फ्रेम्स के ओरिजिन कॉन्साइड करते हैं, यानी कि दोनों फ्रेम्स जो है वो एक ही पॉइंट पर होते हैं। सही है, कब? जब आपके पास t जो है वो जीरो की इक्वल हो। दिस इज व्हाट वी अज्यूम। आल्सो हम ये भी अज्यूम करते हैं कि पॉइंट P पे कोई इवेंट अकर कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं पॉइंट P पे आपके पास कोई इवेंट अकर कर रहा है। सही है, अब एस फ्रेम का ऑब्जर्वर इवेंट को एक्स वाई जेड टी कोऑर्डिनेट से इंडिकेट करेगा, और जो एस डैश फ्रेम का ऑब्जर्वर है वो एस डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश कोऑर्डिनेट्स के साथ अपने इवेंट को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। सही है, इन सब अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड गैलीलियो ने चार इक्वेशंस दी, एज यू कैन सी। ठीक है, ये चार इक्वेशंस गैलीलियो ने इन सब ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पर दी, जो कि क्या है, हमारे पास एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, z dash is equal to z, t dash is equal to t, and these four equations are called Galilean space-time transformation equations। अब इन फोर इक्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिलता है? हमें ये रिजल्ट मिलता है कि टाइम हमारे पास तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में क्या रहता है, सेम रहता है। क्लासिकल फ्रेमवर्क में अगर आप बात करें तो आप कहेंगे कि ऑल क्लॉक्स रन एट द सेम टाइम रिगार्डलेस ऑफ देयर वेलोसिटी। ठीक है, सारी की सारी क्लॉक्स आपके पास सेम रेट से रन करती हैं, वेलोसिटी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये चीज़ हमारे पास आगे जाके जब आप रिलेटिविस्टिक रिजीम में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास ये स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव होती है, क्योंकि रिलेटिविस्टिक रिजीम में हम ये प्रूव करते हैं कि टाइम आपके पास सेम नहीं होता फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, बल्कि वो आपके पास रिलेटिव होता है। ठीक है, तो ये एक गैलीलियन थ्योरी की डिस्क्रिपेंसी है कि उसने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट है। दिस वाज लेटर करेक्टेड बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय आइंस्टाइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आगे जाके आप डिस्कशन हम इसके ऊपर करेंगे और आप देखेंगे कि टाइम आपके पास एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि वो रिलेटिव है। अब नेक्स्ट हमारे पास गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं, जिसमें हम सपोज करते हैं कि हमारा पार्टिकल मूव करता है थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट जिसका मैग्नीट्यूड डी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और जिस टाइम इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल करता है, ठीक है, वो डी टी है। यानी कि ये जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेसमेंट, उसकी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी एक्स है, और जो डिस्प्लेसमेंट जिस टाइम इंटरवल में ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स को कवर करता है वो आपके पास क्या है, डी टी है। नाउ गैलीलियन फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी।
तो ये आप कैसे लिख देंगे? अब आपके पास जो एक्स डैश है वो डी एक्स डैश हो जाएगा, एक्स आपके पास डी एक्स हो जाएगा और टी जो है वो आपके पास डी टी हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? डी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी टी। अब आप बोथ साइड्स पे dt को डिवाइड कर दें तो आपके पास वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, जो कि क्या होगी? dx डैश डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय dt माइनस v। अब आपके पास जब dx डिवाइडेड बाय dt आ जाता है तो आप वहाँ से क्या लेते हो कि वो आपके पास क्या है? वो आपके पास वेलोसिटी है। तो अब चूंकि एक दफ़ा हम इक्वेशन में वेलोसिटी को v से डिनोट कर चुके हैं, तो यहाँ पे अब हम इन x कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी को u के साथ डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वेशन कुछ फाइनलाइज करते हैं इस तरह से कि यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। ठीक है, वेर आपके पास जो एक्स जो हमने यहाँ सब्सक्रिप्ट में एक्स लगाया हुआ है, ये आपके पास डिनोट कर रहा है किस चीज़ को? एक्स कंपोनेंट को, कि आपकी वेलोसिटी जो है वो एस और एस डैश फ्रेम में विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सेस जा रही है। ठीक है, दिस इज नोन एज द गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब यहाँ पर हम एक और क्विज लेते हैं। ठीक है, क्या क्विज है कि अ बेसबॉल पिचर विद अ 90 माइल्स पर आवर फास्ट बॉल थ्रोज अ बॉल while standing on a rail road flat car moving at 110 miles per hour. The ball is thrown in the same direction as that of the velocity of the train. If you apply the Galilean velocity transformation equation to this situation, is the speed of the ball relative to the earth? ठीक है, तो आपसे एक्चुअली इन्होंने वो स्पीड मांगी है जो कि आपके पास रिलेटिव टू अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चूंकि आप सबसे पहली इसकी रीजनिंग ये करेंगे कि यहाँ पे आपके पास बॉल जो आप थ्रो कर रहे हो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन आप थ्रो कर रहे हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है इसी डायरेक्शन में आपने अपनी बॉल को थ्रो किया है, जिससे आपके पास यहाँ पे जो स्पीड्स है या आपके पास या वेलोसिटीज है या आपके पास ऐड होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली आपने फाइंड क्या करना है? आपने यू एक्स को फाइंड करना है। तो यू एक्स जब आप फाइंड करोगे तो इस इक्वेशन को, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको आप जरा रीअरेंज करें तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? यू एक्स डैश प्लस वी बन जाएगा। तो अब यू एक्स डैश क्या है आपके पास? यहाँ पे 110 माइल्स पर आवर है और जो आपके पास v है वो आपके पास क्या है? इट इज 90 माइल्स पर आवर। तो आप इन दोनों को ऐड कर दें, आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी 200 माइल्स पर आवर। सही हो गया। अब हम आते हैं द स्पीड ऑफ लाइट की तरफ। अब हमने वीडियो के स्टार्ट में ये देखा था कि आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी जब इंट्रोड्यूस की थी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को उस वक्त स्टडी कर रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी को स्टडी करते करते उसने क्या चीज़ प्रेजेंट कर दी? हम लोग को रिलेटिविटी थ्योरी प्रेजेंट कर दी। अब सवाल ये उठता है कि क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स के ऊपर? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, वो अप्लाई नहीं होती। तो इसी वजह से हमें आगे जाके एक नए कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट हुई थी। ठीक है, अब मैक्सवेल ने हमें स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताया था कि वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू रखती है जो कि 310 पावर 8 मीटर पर सेकंड है और ये तमाम फ्रेम्स में कांस्टेंट है, यानी कि कहीं पे जाके आप पूरी यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाएं आपके पास स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या रहेगी? 310 पावर 8 मीटर पर सेकंड रहेगी। इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट करार दिया था। लेकिन हमारे पास जो लेट 1800s के साइंटिस्ट थे वो ये सोचते थे कि अगर हमारे पास एक लाइट जो है वो एक मीडियम में से ट्रैवल करती है, जिस मीडियम को उन्होंने ईथर का नाम दिया था, तो तभी जो हमारे पास लाइट की स्पीड है वो इक्वल होगी टू सी। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये एक स्पेशल केस करार दिया था कि इस केस में हमारे पास क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट होगी, सी के इक्वल होगी, जब हमारे पास एक ईथर मीडियम हो। ठीक है, now, this was expected that Galilean transformation will hold for observation of light made by an observer in any frame moving at speed v relative to the absolute ether frame। यानी कि अगर ऐसा हमारे पास ऑब्जर्वर हो जो कि स्पीड v के साथ ट्रेवल कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट ईथर फ्रेम, तो अगर वो ऑब्जर्वेशंस लेता है लाइट के लिए तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसके लिए क्या रहेंगी? होल्ड करेंगी, उसको ओबे करेंगी। ठीक है ना, आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपकी लाइट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है और ऑब्जर्वर भी एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, तो फिर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपके पास मेजर करेंगे आप एस सी प्लस माइनस वी, वेयर प्लस माइनस इंडिकेट करता है ऑब्जर्वर और लाइट की डायरेक्शन को। कैसे? आप चेकआउट करें इन फिगर्स को। सी फिगर ए, इन फिगर ए द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड ईथर आर सेम दैट इंडिकेट सी प्लस वी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है एंड जो आपके पास ईथर की स्पीड है वो दोनों क्या है? एक ही डायरेक्शन में है। तो इनको ऐड करके आपने सी प्लस वी की इक्वेशन निकाल ली। ऐसे सिचुएशन को हम डाउन विंड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आप फिगर बी देख लें, यहाँ पे आपके पास c और दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पीड ऑफ ईथर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपने c माइनस वी ले लिया है। ठीक है, जिसको हम अप विंड
कहते हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें, इसको हम अक्रॉस विंड की सिचुएशन कहते हैं। आपके पास सी हो गया और ये बी हो गया, एंड दिस इज अंडर द रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, अक्रॉस विंड की सिचुएशन बन गई है। यहाँ आपके पास जो अक्रॉस द विंड की सिचुएशन है, यहाँ पे आपके पास जो सी एंड वी है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे हैं, और आपके पास ये कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको देता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सी एंड वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहे होंगे तो आपके पास अक्रॉस विंड की सिचुएशन होगी। एंटी पैरेलल ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास अप विंड की सिचुएशन होगी, एंड पैरेलल ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके पास डाउन विंड की सिचुएशन होगी, ठीक है। अब इन सिचुएशंस को अगर आप देखें तो यहाँ से हमने जो ऊपर बोला है कि आप स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू द ईथर कैसे ले सकते हैं, एस सी प्लस माइनस वी ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी पहले की ऑब्जर्वेशंस थी। होप अब आपको इस पॉइंट की समझ आ गई हो, ठीक है। अब 1880 में साइंटिस्ट ने अर्थ को मूविंग फ्रेम लिया, ठीक है, ताकि स्पीड ऑफ लाइट में स्मॉल चेंजेस को डिटेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाए। अब सिनेरियो ऐसा है कि अर्थ पे ऑब्जर्वर फिक्स्ड है, यानी कि स्टेशनरी है, और जो ईथर फ्रेम है विच इज़ मीडियम फॉर लाइट प्रोपगेशन, वो मूव कर रहा है, वो एक मूविंग फ्रेम है जिसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, वी है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एयरक्राफ्ट जो है वो एयर से ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है। Now, if you assume Sun to be at rest in ether, then ether wind की velocity orbital velocity of Earth के equal होगी, सही है। When the Earth orbits around the Sun, the orbital velocity magnitude is 30 km per second, or in other words, we can say it is 310 power 4 meter per second, जो कि 10 power 4 के फैक्टर से चेंज है with from the speed of light, ठीक है। अगर आप इस 310 पावर 4 मीटर पर सेकंड को 310 पावर 8 मीटर पर सेकंड के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको 10 पावर 4 फैक्टर का चेंज नजर आता है इन दोनों वैल्यूज में, ठीक है। आल्दो आपके पास ये चेंज जो है ये एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल है, लेकिन जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए हैं इस ईथर की एग्जिस्टेंस के लिए वो सारे के सारे आपके पास क्या साबित हुए हैं, बेकार साबित हुए हैं। यानी कि कभी कभी भी ये चीज़ प्रूफ नहीं की गई कि बाकी में हमारे पास ईथर जो है या एब्सोल्यूट फ्रेम जो है वो हमारे पास मौजूद है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली तो आप इस चीज़ को मेजर कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप इस चीज़ के ऊपर आते हैं तो ये आपको इस ईथर वेंट की एग्जिस्टेंस आपको कहीं पे नहीं मिलती। अब ये बात मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दी थी कि गैलीलियन थ्योरी सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज के ऊपर बेस्ड है। अगर हम यहाँ क्लासिकल लॉज के अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो दे आर सेम इन ऑल द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज, यानी कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है वो सारे के सारे तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेज में ये लॉज जो है वो सेम रहती हैं। तो हमारे पास एक पैराडॉक्स आ जाएगा कंसर्निंग द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम या तो ऐसे करेंगे कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो गैलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है वो इनकरेक्ट है, या फिर हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ को हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, तभी हमारे पास ये कंट्रोडिक्शन या पैराडॉक्स खत्म होगा। तो इन्हीं कंट्रोडिक्शंस को या पैराडॉक्स को रिमूव करने के लिए फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो पेश की गई थी। यहाँ गैलीलियन थ्योरी ये भी कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम नहीं है, विच इज़ अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज मैक्सवेल सेड कि द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 310 पावर 8 मीटर पर सेकेंड एंड इज यूनिवर्सल कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। So, in summary, we see that Galilean theory said laws of mechanics are same in all inertial frames. Furthermore, its theory के according time is same in all frames whereas time is actually relative. Also, this theory assumed that speed of light is not absolute, which actually is absolute. ठीक है? So, that's it for today's video. Hope आपको लेक्चर की समझ आई हो। अगर कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो you may ask in the comment section. I will see you guys in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.